गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपसे हम जो डिस्कस करेंगे बेसिकली जो मैटर क्या है कि जब हमारा टेस्ट सीरीज होता है ना, जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लिखते हैं। उसमें कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट करते हैं टाइम से, जिनके पास कंटेंट भी है, सब कुछ है। एक और स्टूडेंट है जिसके पास कंटेंट नहीं है, तो वो एक अलग स्टूडेंट है। जिसके पास कंटेंट नहीं है वो मैटर ऑफ डिस्कशन अलग है कि उसे अभी कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है। एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास कंटेंट है, बहुत मेहनत करता है, मगर उनके साथ समस्या क्या है कि वो जो आंसर लिखते हैं ना वो बहुत लेंथी लिख रहे हैं। 150-200 वर्ड 10 नंबर में वो इतना कुछ लिखने का कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब तक आप घर में बैठ के लिख रहे हैं तब तक वो आपको लग रहा है ये हो जाएगा, मगर वहां पे नहीं होगा। और उसके साथ साथ किस तरह से आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाना है, हेडिंग और सब हेडिंग में उसको ब्रेक डाउन करना है, ताकि जब रियल एग्जाम में जब आप लिखने जाते हैं ना तो आपको क्या होता है, वो हेडिंग और सब हेडिंग आपको याद आती है। और उस हेडिंग एंड सब हेडिंग से फायदा क्या होता है, एक तो आपका आंसर सुंदर होता है, एक स्टेप वाइज सिंक्रोनाइजेशन दिखता है एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट में, और कंसाइज में लिखने में काफी मदद करता है। और जब टाइम कम बचता है ना तो आपको उस हेडिंग में इस आंसर स्ट्रक्चर करना और उसमें कुछ पॉइंट लिखने के बावजूद भी आपका आंसर सुंदर दिखता है। तो अगर ये स्टूडेंट ये सारी चीजें उसको नहीं समझेगा कि कैसे कंसाइज में लिखना है, कैसे लिमिटेड वर्ड में लिखना है, कैसे डायग्राम के साथ में लिखना है और कैसे फ्लो चार्ट के बेस में सपोर्ट में लिखना है, तब तक आप कितना भी नॉलेज रख लें वहां डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप 19 क्वेश्चन की जगह आप 14-15 करके आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन छूट जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो समस्या क्या है कि आज का जो सारा जो डिस्कशन है, हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है जिसमें 25 सेक्शनल टेस्ट है, उसके बाद 6 फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें की एक कॉपी है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है जो मतलब बहुत मेहनत से आंसर लिखती है, बट समस्या उसमें यही है कि वो इतना ज्यादा लिख रही है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, कंटेंट भर भर के, उसमें कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो मेरे से बोलेंगे जब हम कॉपी देखते हैं उसका सारा पर्सपेक्टिव आंसर का होता है, बट मार्क्स नहीं आएगा। रीजन क्या है कि वो कॉपी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं दिख रही है, और वो जो टाइम लिमिट में लिखना है वो आंसर आएगा ही नहीं। मतलब मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो कैरी है, मैं लगभग साल भर से जब से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है पिछले 1 अगस्त से और आज तक के बीच में, ये अच्छे स्टूडेंट के साथ बड़ी समस्या है। वो मेहनत बहुत करते हैं, उनके पास कंटेंट बहुत हो जाता है, मगर जो जब उनको लिखने की बारी आती है वो कंसाइज और की टर्म में लिख नहीं पा रहे। तो जिसके वजह से आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था ये वीडियो बनाए, क्योंकि मतलब हो सकता है हम अपने कॉल पे इन चीजों को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इसलिए आज हम एक स्टूडेंट की कॉपी लेंगे जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे उस चीज को स्ट्रक्चर करना है, कैसे बैलेंस करना है और कैसे लिमिटेड वर्ड में करना है, और साथ साथ जो आपका नोट्स बनेगा ना वो कैसे कंसाइज होना चाहिए। ये सारी चीजें हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं स्टूडेंट की कॉपी। अब आइए देखिए, इस कॉपी को हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, अब स्टूडेंट ने क्या लिखा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रांटी इन लिया, उसके बाद क्या किया है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने प्रोटिस्टा का बारे में सही लिखा है। ठीक है, इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन है सही है, मगर यहाँ पे ये जो एरो बना के ये करने का कोशिश कर रही है, तो ये बेसिकली ना तरीका क्या है, या तो एरो मतलब सिस्टमैटिक होना चाहिए, या तो इस तरह से लेटर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से कर दे, या फिर डायरेक्टली फिर ऐसे आपको ये सेंटेंस के बीच में जो एरो लिखता है उसका कोई मीनिंग नहीं दिखता है और ना वो सही तरीका है। आपको बेसिकली बताया गया है एरो करके इस तरह से लिखने का, मगर ये जो तरीका है ये एरो करने का, ये सेंटेंस के बीच में जो एरो करते हैं ना, ये कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो या तो जब ऐसा लिखते हैं ये पैराग्राफ चेंज करके लेटर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, या तो उसको कर दीजिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे, ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मगर ये सेंटेंस के बीच में नहीं करेंगे। या तो प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ये प्रॉपर सेंटेंस बनाइए। ये जो आप करने का कोशिश कर रहे हैं ना, ये एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देगा कि आप किस डायरेक्शन में आप बना रहे हैं। ठीक है,
अब क्या है, इस स्टूडेंट ने लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ माइक्रो एल्गी। ये अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको हेडिंग डालना था की फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ये एक हेडिंग बनेगा आपका, हेडिंग एंड सब हेडिंग। मैं आपसे बार बार कहने का कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपको याद करना, आंसर को किस स्ट्रक्चर में ले जाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कंटेंट, इसने स्टूडेंट में कहीं भी हेडिंग एंड सब हेडिंग नहीं है। तो इस स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चरिंग का इशू सबसे ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब ये की फीचर्स यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या लिखा है, मतलब इतना पढ़ना, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आंसर हेडिंग एंड सब हेडिंग में तोड़ना है। यहाँ पे आपने की फीचर्स लिखा है, ये की फीचर है इसका, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये की फीचर्स के अंदर में आएगा। बाकी क्या है, जूलॉजिस्ट डिस्क्राइब प्लेस इन डिफरेंस अंडर प्रोटिस्टा, botanist under kingdom Protista placed items. In essence, animal not fitting under the other plantimity we all put together under the all animal phyla under a specific content need to have a specific distinct characteristic, which should be a common in all of them. This was not the case within the Protista. Often animal with no relation put together due to consideration just a single feature. Demerits or arguments unrelated organisms are put together, unnecessary duplication, invention। इस आंसर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लड़की ने लिखने का सारा कुछ कोशिश किया है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसका पूरा आंसर में एक स्ट्रक्चर, एक लॉजिकल फ्लो मिसिंग है। कि मतलब पहले प्रोटिस्टा का फीचर आया, फिर इसको क्यों इंक्लूड किया गया किसी किंगडम के अंदर। एग्जांपल के लिए समझे, आपने पहले बताया कि इसको किंगडम बना, उसके बाद की फीचर बनाया, फिर आपने जो दूसरी हेडिंग बना, व्हाई इट हैज बीन इंक्लूडेड इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, व्हाई देयर हैज बीन चेंज इन स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, और लास्ट में कंक्लूजन। आप जब इस तरह से हेडिंग एंड सब हेडिंग में करते हैं ना, तो आपके पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब इस पूरे आंसर में इस स्टूडेंट ने सब कुछ लिखने का कोशिश किया है, बट कहीं भी हेडिंग और सब हेडिंग में ब्रेकडाउन नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और जितना वर्ड का इसने इस्तेमाल किया है ना इस स्टूडेंट ने, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब आप इस ध्यान से देखेंगे ना, इतना वर्ड जो है वो क्लियरली पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको देखिए, लिखने का जो सही तरीका है क्या है, इसको कंसाइज करना है। अब क्या है, डायरेक्टली आपका इंट्रोडक्शन आएगा कि अन्ना साइकिल के 3 क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। की फीचर्स क्या है ये आपको बता गया। रीजन फॉर चेंज इन द स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा, ये आपने को बता दिया गया क्यों इसके चेंजेस आए हैं। इट्स अ मेंबर डज नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर एंड मोर क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि इसके जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा के, इसके बाकी मेंबर्स के साथ में कॉमन एंसेस्ट्री वाला जो आपका रिलेशन है वो नहीं शो करते हैं। हेट्रोजेनिटी, प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर अमीन टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक दिस डाइवर्सिटी मेक इट डिफिकल्ट टू क्लासिफाई इनटू द सिंगल किंगडम। Evolutionary relation, some protists are more closely related to plant animal than to other protists। ये जो फैक्टर्स थे, जब आप इस तरह से आप देखिए, अब आपको क्या होगा कि जब आपका नोट्स बनेगा, अब प्रोटिस्टा का आपने ये किया, ये किया, और आपने रीजन करने के लिए आप ये सारे पॉइंट्स आएंगे, और उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस आएगा कि क्यों इसके जो एनिमल्स हैं इसको कहाँ क्या किया गया, नए सुपर ग्रुप्स में या उनके दूसरे किंगडम में इसको सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरह से जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपका सबसे फायदा क्या है कि आपको मतलब आपका आंसर एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कहाँ पे क्या पॉइंट्स है। और वहां पे समस्या है कि कोई हेडिंग एंड सब हेडिंग नहीं है, तो पूरा आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको अपने आप ही एग्जामिनर को खुद उसमें लॉजिकल फ्लो ढूंढना पड़ेगा। तो आपका आंसर एक सिस्टमैटिक अप्रोच में होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है वो पहले इस हेडिंग से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इससे क्लियर होने से फायदा क्या होगा कि आपका आंसर स्ट्रक्चर भी होगा, एक लॉजिकल फ्लो भी होगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि सपोज करिए आपके पास टाइम कम है एग्जाम में, ठीक है,
तब आपको क्या होगा, आपको ये 6 हेडिंग याद रहेंगी, है ना। तो 6 हेडिंग जब याद होंगी तो आप जल्दी से क्या करेंगे कि उन हेडिंग को तुरंत लिख के चले आएंगे, तो ये भी और कंसाइज हो जाएगा। ये जो चीज है ना, ये जो हमने लिखा है, ये हमने अभी सपोज करिए पहला आंसर है, पहला आंसर हमेशा आदमी ज्यादा कंटेंट लिखना है, मगर जैसे जैसे लास्ट में जाता जाएगा उसके पास टाइम ही नहीं होता, बस वो हेडिंग लिखता है, सब हेडिंग लिखेगा और 1-2 लाइन लिखना है। यहाँ पे जो लाइन लिखा होगा ना, बस 1-2 लाइन, एक लाइन लिखेगा और उसके बाद चलाएगा। तो उस तरह से क्या होगा कि आपका आंसर भी एक स्ट्रक्चर वे में उस समय भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपका आंसर हेडिंग एंड सब हेडिंग में ब्रेक डाउन होगा और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बेस में होगा। उसमें एक फ्लो दिखना चाहिए कि एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप आ रहा है ना, वो लॉजिकली कनेक्ट है। मतलब पहले आपने प्रोटिस्टा का की फीचर बताया, फिर आपने बताया कि क्यों उस की फीचर्स की वजह से वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में अब सुटेबल नहीं है, फिर लास्ट में बताया कि इन सारे वजहों की वजह से आज प्रोटिस्टा का कोई रियल किंगडम में कोई इसका स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप फ्लो में बताते हैं वो ज्यादा बेटर होता है, बजाय कि आपने सिर्फ कंटेंट आप अपने मन से ये लिखते चले जाएंगे। इतना तो वर्ड वहां पे इम्पॉसिबल है। अगर इसने आप इस तरह से आपने वहां पे लिख दिया ना, तो आप ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन से ज्यादा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको 19 क्वेश्चन 28 में 19 अटेम्प्ट करने होते हैं, पॉसिबल नहीं है। अब ये ध्यान से देखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बाइलेटरिया एंड रेडिएटर। आपको ये एक चीज बताना है, इसमें ये जो प्रोटिस्टा था नोट्स कैसे बनेगा। अब नोट्स के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस क्या करना है, ध्यान से देखिए। लोग बोलते हैं ना अक्सर कंसाइज नोट्स बनेगा, कैसे बनेगा, अभी दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। आप लिखेंगे प्रोटिस्टा स्टेटस, कंसाइज नोट्स बनता कैसे। पहला पॉइंट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर विटाकर का क्लासिफिकेशन, फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। रीजन ऑफ चेंज, सॉरी पहले आपका की फीचर आएगा, की फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, फिर आएगा आपका रीजन ऑफ चेंज, स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा, उसके बाद आएगा प्रेजेंट स्टेटस। अब इसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोटिस्टा कोई किंगडम है ही नहीं। उसके बाद की फीचर, फिर रीजन ऑफ चेंज, फिर प्रेजेंट स्टेटस। इतना बस की पॉइंट आपको लिखने, आपका नोट्स आधे पन्ने में खत्म। ये एक तरीका होता है आपका नोट्स बनाने का। इससे ज्यादा आप लिखेंगे क्या? मेरे को कोई बता के दिखाए कि सर आपके पास, मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, इससे ज्यादा आप लिख क्या पाएंगे? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका सारा कंटेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बाइलेटरिया एंड रेडिएटर। इन करेंटली फॉलोड 3 domain classification, organism domain eukaryota consists of animal kingdom, is divided largely into। ये जो बनाने का कोशिश किया है ना, ये गड़बड़ है। सेंटेंस के बीच में ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, या तो आप प्रॉपर बनाइए, प्रॉपर आपको बनाना एनिमल किंगडम, फिर ऐसे आप प्रॉपर बनाइए। ये जो सेंटेंस के बीच में एरो करने का तरीका है, ये क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। प्रोटोजोआ फिर मेटोजोआ को आप करिए, उसके बाद यूमेटाजोआ करके ये आप क्लियरली दीजिए। ये इस तरह से करेंगे तो मतलब कहीं से ना सेंटेंस कंप्लीट, ना प्रॉपर ये सेंटेंस है और ना ये प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम। ये कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर को वहां पे, और ये ऑर्गेनाइज अप्रोच नहीं दिख रहा है आपको। जब भी आप टॉपर्स की कॉपी देखते हैं, जहां से भी आप इसको फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे ना, या तो प्रॉपर डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है या प्रॉपर सेंटेंस होता है। ये दोनों का खिचड़ी आप बनाएंगे तो वहां पे आपका मीनिंग नहीं निकलेगा और वो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है कि रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री इन एनी लाइफ स्टाइल, एनी लाइफ
in any lifestyle larva adult secondary can have a bilateral symmetry। तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। सेकेंडरी कैन हैव द bilateral, व्हाट इज bilateral रेडिएटा? इस पूरे आंसर में ये कुछ पहले बताया ही नहीं है। रेडिएटा है क्या? रेडिएटिया वो है जिनका क्लासिफिकेशन बेस्ड में जिसमें रेडियल सिमेट्री है, कहीं पे बताया ही नहीं है। रेडियल सिमेट्री इन एनी लाइफ स्टेज लार्वा सेकेंडरी हैव अ बाइलेटरल सिमेट्री टू। क्या मतलब ये सेंटेंस जो है वो क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है। बाइलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री एटलीस्ट लार्वा, ये एक प्रकार का आप ऐसा लग रहा है ना नोट्स बनाया हुआ है, मतलब वो भी अपने आप के लिए बनाया है, ये क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा है। टू कम्बैट इवर चेंजिंग सन राउटिंग डिप्लोमेटिक और इंडोडम, टू अडेप्ट बेटर इन्वायरमेंट डिप्लोप्लास्टिक। ये मतलब कुछ भी मतलब आप लिख रहे हैं वो बात ठीक है, इसमें डिप्लोप्लास्टिक होता है, इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, ये बात ठीक है। टू कम्बैट इवर चेंजिंग सराउंडिंग टू बेटर अडॉप्ट इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे कैसे अडॉप्ट कर रहा है, कोई लॉजिक आपको देना पड़ेगा। ये कैसे अडॉप्ट कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा लॉजिक देना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सिमेट्री, ये प्रॉपर सेंटेंस या प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम बनता है। यहाँ पे जो लॉजिक है या क्लियर जो डिफरेंस है, पॉइंट एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम है कि प्रॉपर सेंटेंस ना होने की वजह से उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। सिलोम एब्सेंट ऑल टुगेदर कैन बी आइदर, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। मल्टीपल प्लेन प्लास्टिक फॉर द सेंटेंस, ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए था। वहां पे एक्सप्लेन करने का मतलब है रेडियल सिमेट्री इन ऑर्गेनिज्म में होती है जिसमें जिन ऑर्गेनिज्म को हम रेडिएटा के अंदर में रखते हैं, उसी तरह से ये इनको हम बाइलेटरी में अंदर में रखते हैं। सूटेड फॉर सोसाइल और प्रिमिटिव लाइफ वाला सेंस ऑफ एनवायरनमेंट, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और ये हेल्प इन डेवलपिंग सिविलाइजेशन एंड इंटीरियर, ये आंसर में इस स्टूडेंट को नॉलेज पूरा है, ठीक है। मगर फिर वही प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चरिंग का इशू, हेडिंग एंड सब हेडिंग में डिवाइड करने का इशू, या तो प्रॉपर सेंटेंस बनाने का इशू, और दूसरा क्या है, या तो ब्लॉक डायग्राम का इशू है। ये इनोवेट करने का कोशिश कर रही है स्टूडेंट, बट प्रॉब्लम है कि उस लेवल तक नहीं जा रहा है जहां तक जाना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, इस आंसर को करने के लिए बहुत सिंपल बनाना है, अपने आंसर को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना कॉम्प्लिकेट करने जाएंगे एग्जाम में डिलीवर नहीं होगा, और कम से कम मिनिमम वर्ड में करना है। इन एनिमल किंगडम बॉडी प्लान सिमेट्री इज अ की क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। Radiata possess radiative symmetry while Bilateria possess exhibit bilateral symmetry। This is छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें से ये क्लियर हो रहा है रेडिएटा जो है एनिमल्स वो क्या है, रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं, बाइलेट्रिया बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। एक आपका डायग्राम हो गया जो आपको बता रहा है कि जिसमें रेडियल सिमेट्री, एक डायग्राम हो गया जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। अब आइए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, क्लियर जो आपका हेडिंग एंड सब हेडिंग में होगा, तो ये आपको कहाँ वहां पे जब एग्जाम में पूछेगा तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, बाइलेटरलिया में क्या होता है, बॉडी प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर इमेज हैविंग अ हाफ अलोंग वन प्लेन। इसमें मल्टीपल प्लेन में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना हो डायग्राम के साइड में कि मल्टीपल प्लेन डिवीजन लिख सकते हैं, ठीक है। सिंगल प्लेन डिवीजन इस तरह का आप अपने आप लिख सकते हैं। बॉडी पार्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेयर जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्या होगा कि 2 डिप्लोप्लास्टिक होता है। सिफिलाइजेशन एक बहुत बड़ा अंतर है। सेंसरी एंड नर्व सेल्स आर कंसंट्रेटेड एट द इंटीरियर एंड फैसिलिटेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्शनल। ये बाइलेटरल सिमेट्री में होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसकी जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए इस तरह का कोई डायरेक्शनल मूवमेंट की जरूरत नहीं होती। नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। अब आप मैमल में है चाहे फिश हो, इन लोगों को ना रिस्पॉन्स बहुत क्विक और बहुत एक डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अगर मूवमेंट देखेंगे वही, जबकि आप लोअर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे उनका मूवमेंट इतना शार्प डायरेक्शनल नहीं होता कि ज्यादातर पैरासिटिक या किसी कॉलोनियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। डेवलपमेंट जो पैटर्न है इसमें, इसका कॉम्प्लेक्स होगा, गैस्ट्रुलेशन, एक्सेस फॉर्मेट, डिटर्मिनेंट, मोज़ेक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको बाइलेटरल एनिमल में दिखाई देगी, जबकि इसमें नहीं दिखाई देगा। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। आपकी सिमेट्री, सीलोम, मेटामेरिज्म, प्रोटोस्टोम,
ड्यूट्रोस्टोम, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इनको आप सेपरेट में अगर पढ़ने का मतलब आपको इस तरह से पढ़ना है, पहले तो अलग अलग पढ़ेंगे, लास्ट में इस तरह से पढ़ना है कि आपका कंसेप्ट एक चीज को मतलब इंटरकनेक्ट कर सके। आप बायलैटरल सिमेट्री आप देखेंगे कॉर्डेटा में, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ड्यूट्रोस्टोम देखेंगे, हायर ग्रेड का सीलोम देखेंगे, मेटामेरिज्म देखेंगे। तो ये जो आप देखेंगे तो इसका पर्पस क्या है कि इन तीनों का डेवलपमेंट जब होता है तो आपका ऑर्गन सिस्टम, आपका मूवमेंट, आपका जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है आई, ब्रेन और हैंड का, इनका सारा का देखेंगे बहुत कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट डेवलपमेंट हुआ है। उसके साथ से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पैरेंटल केयर, ये सारी चीजें इन्हीं ड्यूरेशन में आपकी डेवलप हुई है। तो मतलब क्या है, ये सारा का एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में डेवलपमेंट है ताकि जो हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म हैं उनका डिफरेंट हैबिटेट्स में और डिफरेंट हैबिट्स के अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट कर सके। मतलब कोई आर्बोरियल है तो वो अपने उस हिसाब से अडेप्ट कर सके, कोई सी मैरीन मैमल है वो अपने हिसाब से अडेप्ट कर सके। तो ये जो अडेप्टेशन मतलब ये बायलैटरल सिमेट्री, ये सिफेलाइजेशन और ये आपका सीलोम का बनना या ड्यूट्रोस्टोम का बनना, वो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है ताकि वो डिफरेंट नीचे में अडेप्ट कर सके और डिफरेंट हैबिटेट और हैबिट को वो प्रॉपरली वहां पे उसके अनुसार वो वहां पे शो कर सके, इफिशिएंटली शो कर सके। तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो आपको जब आंसर प्रिपेयर करना है बायलैटरल रेडिएटा में तो ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना है, बाकी सब अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, जब आपने एक बार आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है तो आपको ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखने हैं कि मुझे इस लाइन ऑफ डायरेक्शन में आपको लिखना है। अब चाहे वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछे या उसका एक्सप्लेनेशन पूछे, शॉर्ट नोट पूछे, सारे कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है तब भी आप इन्हीं पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करके चले आएंगे। अगर वो पूछता है कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तब भी ये पूछ के आपको लिखना है। तो उसमें आपका जो कंटेंट है वो दोनों ही कंडीशन में फिट हो जाएगा। मगर अगर आप ये रैंडम अप्रोच वाला अपनाएंगे तो उसमें एग्जामिनर को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और आपको वर्ड ज्यादा लिखने पड़ेगा, आपको समझाने की कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। उस समय आपका जो आंसर है वो टाइम लिमिट में और क्या कह सकते हैं लिमिटेड वर्ड में खत्म नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आगे दूसरा आंसर, अब देखिए, अब नोट्स जैसे आपने ध्यान से देखेंगे, रेडिएटा है, अब इसमें देखिए आप कैसे नोट्स बनेगा। रेडिएटा अर्ली डाइवर्जिंग एनिमल लीनिएज इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री possess radial symmetry suitable for sessile and drifting lifestyle. Diplomastic lack to coelom mostly marine and sessile. इन सारे फीचर्स की वजह से क्या है, लिमिटेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लेड टू इवोल्यूशन ऑफ बायलैटरल एनिमल। मतलब इवोल्यूशन में जब ये न्यूली अर्ली इमर्जिंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे अगर हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म अगर इवॉल्व करना था तो मतलब इनकी जो खामियां थी वो आगे चल के उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। तो वो सारा हम बायलैटरिया में देखेंगे। बायलैटरिया क्या करता है, पॉजेस बायलैटरल सिमी, इससे फायदा क्या हुआ है, डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ है, स्ट्रीमलाइन बॉडी प्लान हुआ है, इफिशिएंट आपका ऑर्गन सिस्टम हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो अब मेसोडर्म का इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो मेसोडर्म को आप समझ रहे होंगे, मेसोडर्म से क्या मसल बनता है और अदर जो ऑर्गेन्स बनते हैं, किडनी, हार्ट एंड गोनाड्स। ये क्या करेंगे, अगर मसल अगर हाईली और डेवलप नहीं होगा तो आपका डायरेक्शनल मूवमेंट होगा ही नहीं। उसी तरह से डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑस्मोरेगुलेशन, हार्ट का ये सारा जो बैलेंस बना है, थर्मोस्टेट या जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, थर्ड मसल मेसोडर्म के डेवलपमेंट हुआ, उससे अदर जो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट आए। उसी तरह से सिफिलाइजेशन आया है, कोऑर्डिनेटेड एंड डायरेक्शनल मूवमेंट के, इवॉल्व प्रेडेशन, टेरिटरी कंट्रोल और यर्निंग। क्योंकि आप हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो प्रेडेटर की तरह उसमें जो टेरिटोरियल कंट्रोल करने की जो हैबिट है, टेरिटोरियल कम, ये सब आपका अपना सोशल हैबिट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका सिलेबस में है ना आपका एनिमल बिहेवियर, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्शनल मूवमेंट, जब हम इन ह्यूमन जो आप देखेंगे एक ना डायरेक्शनल, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, वो पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक सही जगह पे कोऑर्डिनेटेड कंडीशन में, वो मतलब एंटीरियर पोजीशन में उसको शिफ्ट किया गया है। बाकी जो बॉडी ऑर्गन है वो अपनी स्टेबिलिटी, ग्रेविटी के हिसाब सही से प्लेस किए गए ताकि एक
क्या कर सके, इरेक्ट पोजीशन पे हम चल सके और जरूरत के हिसाब से अपना मूवमेंट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ सीलोम है इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। अब सीलोम जब ज्यादा मतलब जब इवॉल्व होता है तो उससे क्या हुआ है कि आपके जो डिफरेंट बॉडी और ऑर्गन है उनका प्रोटेक्शन हो गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, वो ज्यादा बेटर हो चुका है। अब ये सारों की वजह से क्या किया है, ड्यू टू these development bilateria animal could adapt into habitat different habitat में और different habit के डेवलप करेंगे और वो उस environment में easily survive कर सकेंगे। तो ये आपका नोट्स है, ठीक है। तो अब वो जो हेडिंग और सब हेडिंग आपने बनाई थी ये वाली, इन्हीं पे आपको आंसर लिखना है। और अगर सिर्फ बायलेटरल सिमेट्री के बारे में आता है, चाहे रेडिस लिख देता है कि रेडियल सिमेट्री या कि शॉर्ट सिमेट्री पे शॉर्ट नोट्स लिखो या सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, इन सारी कंडीशन में आपको ये फुलफिल आराम से आंसर दे देता है। तो आपको कंटेंट क्या करना है, की पॉइंट्स में तैयार करना है। आपको बाकी सारी चीजें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और आपका जो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट हो जिससे आप रिवाइज करें तो आपको मार्क्स मिल सके। इस तरह का जिस दिन आप बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या सिमेट्री पे ही आता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ सिमेट्री, उस कंडीशन में आपसे कोई मार्क्स छीन नहीं सकता, क्योंकि आप जो आंसर ये जो लिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल किताबों में आपको मिलेगा नहीं। और ये लॉजिकल आंसर जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिकल आंसर लिखेंगे, जिसका पर्पस है रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री पढ़ने का आपका पर्पस यही है कि आप इसको समझ सके कि हायर ग्रेड मतलब लोअर ग्रेड ऑर्गेनिज्म से हायर ग्रेड ऑर्गेनिज्म में ये किस तरह से इवॉल्व होता गया है, उससे क्या फायदे हुए हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म की ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया है, उसका सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, या उसके अदर जो मूवमेंट हो गए या अदर चीजों का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको वो समझना पड़ेगा। चाहे आप क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन ऑन शॉर्ट नोट ऑफ सिमेट्री या राइट डाउन शॉर्ट नोट सिमेट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तो आपको सारे कंडीशन में तो यही लिखना है। टाइप्स के जैसे ही आपने टाइप लिखा स्फेरिकल, रेडियल एंड बायलेटरल, दो मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्री, रेडियल एंड बायलेटरल, इनके बीच में आपको कनेक्शन बैठाना है। बाकी सिमेट्री को बस एक छोटा सा डायग्राम बना के बस मेंशन करना है दिस इज सिमेट्री। आपका जो पूरा फोकस जाएगा रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ आपका। अब आते हैं क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ प्रोटोजोआ। अब इसमें क्या है, इसमें ऑटोट्रॉफिक। अब ये जो इंट्रोडक्शन है ये सारा कुछ प्रोटोजोआ के बारे में बता रहे। क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के ऊपर, किस तरह से न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ में और क्या सच में इसका क्लासिफिकेशन से प्रोटोजोआ से रिलेशन है। इंट्रोडक्शन न्यूट्रिशन और प्रोटोजोआ के बीच में होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप ये बताएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। आपको जो इंट्रोडक्शन देना है वो की थीम क्या है क्वेश्चन का, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, ना कि प्रोटोजोआ इन न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन का सिग्निफिकेंस या पर्पस या उससे रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, उसके बारे में बताना है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोफ्लैजेलेट्स, यूगुलेट्स इन सिंथेसिस। ये कंटेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको ये सोचने का जरूरत है इसे और कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इतना जरूरत नहीं है प्रेजेंस, इसको बहुत ही सिंपली लिखा जा सकता था, इतना ज्यादा स्पेस की जरूरत। प्रेजेंस कन्वर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपका मिनिमम वर्ड में काम ये खत्म हो जाएगा, या दूसरी तरह से कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एरो बनाया आपने, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान देना है कि कितना मिनिमम वर्ड और कितना कंसाइज में लिख सकते हैं। सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। इतना जितना स्पेस लिया है इतने की जरूरत नहीं है। सैप्रोजोइक है,
रिलीज ये जो करते हैं ना, ये हेडिंग से इस तरह का एरो निकालना, मतलब ना तो ये फ्लो चार्ट, ना ये ब्लॉक डायग्राम है, ना ये प्रॉपर सेंटेंस है। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं। सेंटेंस बना के उससे एरो जो आप बना रहे हैं ना, ये मतलब कंफ्यूज कर रहा है। सेप्रोजोइक रिलीज ऑफ एंजाइम बाय ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल आउटसाइड इट्स बॉडी। Release of enzyme by organism digests the food particle outside its body. Organism consumes this through the body surface or mouth if present. Simply लिखना है कि जो सेप्रोजोइक में होता है वो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू आपका क्या करता है, आउट एक्सटर्नल डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन थ्रू द डिफ्यूजन। सिंपल सा ये दो कीवर्ड है, इतना ज्यादा नहीं लिखने का जरूरत है, ठीक है। अभी हम आगे आपको दिखाते हैं। सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स टेकन प्लेस आउटसाइड इट्स बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम एंड जो उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिफ्यूजन के होगा। इतना लंबा सेंटेंस लिखने का ये जो स्पेस है वो ज्यादा है। उसके बजाय आप किसी भी आप सिंपल से कोई भी आप अमीबा बना दीजिए या जो भी आपको बनाना है। यहाँ पे शो कर दिए रिलीज ऑफ एंजाइम, यहाँ पे जो आपका फूड पार्टिकल है इसका ब्रेकडाउन दिखा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन थ्रू डिफ्यूजन दिखा दीजिए। हो गया एब्जॉर्प्शन थ्रू डिफ्यूजन, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको इनोवेशन अपने माइंड में करना है। एवरीथिंग कैन नॉट बी गिवन, चाहे वो मेरी बुक हो, चाहे वो मॉडल आंसर हो, ये आपको ही करना पड़ेगा। यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि वो अपने से कैसे इनोवेट कर सकता है। हमारा काम क्या है, एक क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, जितना पॉसिबल है फ्लो चार्ट डायग्राम दे देंगे, मगर ये सारा जो है ये आपको अपने आप ही जीवन में करना पड़ेगा, कोई आगे बता नहीं पाएगा, ठीक है। वो जैसे जैसे रिवाइज करेंगे, जैसे जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे आएगा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब कहाँ से पैरासिटिक स्टार्ट हुआ है ये ध्यान से दीजिए। यहाँ से पैरासिटिक ये है और फिर ये पैरासाइट क्या है, मतलब ये जो सेंटेंस है ना ये वो पूरी तरह से स्ट्रक्चरिंग का प्रॉब्लम फिर है इस आंसर में। और फिर ये वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है ये आंसर, इतना वर्ड लिख ही नहीं पाएगा स्टूडेंट आंसर। अब ध्यान से देखिए क्या है, कितना सिंप्लीफाई करना है। प्रोटोजोआ बीइंग ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टू मीट देयर मेटाबॉलिज्म। They can be broadly by casino on their nutrition, holozoic, saprozoic, photosynthetic and parasitic। and ये holozoic nutrition क्या होता है, सिंपली आपने बताया। ये इसको हम holozoic को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका डायग्राम है, ठीक है, एकदम क्लियर डायग्राम। उसके बाद saprozoic है तो इसीलिए मैंने आपने बोला रिलीज ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन एब्जॉर्प्शन थ्रू द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ये आपका हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आप वहां पे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे और जो डायग्राम में ही सब कुछ आपको शो करना है। अब उसके बाद आता है पैरासिटिक, इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियल लीव विद इन द रेड ब्लड सॉकेट, ये आपको पता है, ये आपके पास डायग्राम ऑलरेडी आरबीसी आप अपने लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं प्लाज्मोडियल की, तो वहां से करना है। तो आप बोलेंगे कि मेरे में डायग्राम नहीं है वहां पे मेरी बुक में इस कंडीशन पे, तो कुछ चीजें आपको अपने से सीखनी पड़ती है। हर जगह का डायग्राम क्या है आपको इधर से उधर करना है, हर जगह का नया डायग्राम की जरूरत नहीं होती। पिनोसाइटोसिस होता है, ये आपका हो गया। मिक्सोट्रॉपिक का एग्जांपल आप उससे लेते हैं, कंक्लूजन हो गया, दैट्स खत्म, ठीक है। आप अभी ध्यान से सोचिए कि सिंप्लीफाइड लिखना है, कंसाइज लिखना है और इधर का डायग्राम वहां पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये आपका बेसिकली प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल से आपने उठा लिया और आप इजिली वहां पे आप पिकअप कर सकते हैं। तो आप इससे ज्यादा कंटेंट वहां पे 10 नंबर में नहीं लिख पाएंगे। ये जो लिखा है स्टूडेंट को नॉलेज है, सब कुछ है, बट प्रॉपर सेंटेंस और ना प्रॉपर ये जो लिखा है ना, ये बेसिकली ना प्रॉपर सेंटेंस है ना फ्लो चार्ट है। इतना इसमें या तो आप फ्लो चार्ट बना दीजिए या फिर सेंटेंस लिख दीजिए, क्योंकि ये जो बनाया है ना ये उतना क्लियर नहीं है। और ये जिस तरह से स्ट्रक्चर है पैरासिटिक ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूज करेगा कि मतलब पहले यहाँ पढ़े फिर यहाँ पढ़े, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको कंसाइज करना है और स्ट्रक्चर आपको बेटर करना ही पड़ेगा। अब आइए आगे, ये हो गया न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोनोसिस्टिस, हाउ दीज कंट्रीब्यूट टू पैरासिटिक रिलेशन इन विद द अर्थवर्म।
अब ध्यान से देखिए कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन लिखा है। मैं आपसे स्टूडेंट से एक चीज कहना चाहता हूँ, क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, मगर पिछले 15 सालों से अगर आप देखेंगे, 15 ईयर से कितनी बार एग्जाम में आया है? हार्डली एक बार आया, वो भी एसकेएल में 30 और प्लेटेन में 30 का है, प्लेटेन में 30 का है। उसके अलावा कभी क्लासिफिकेशन को नहीं पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन आपने तैयार किया है, ठीक है, आप प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक का जो क्लासिफिकेशन आप तैयार करने का कोशिश करेंगे, उसमें आप खुद एनालाइज करिए कि कितना टाइम कॉस्ट जा रहा है, उसमें कितना टाइम कॉस्ट जा रहा है, और क्या हम इंट्रोडक्शन में इस तरह का जो आपका ये है क्लासिफिकेशन, कितने आंसर में हम लिख पाएंगे। अगर सपोज करिए आपको 10 ऐसे एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आते हैं, कितने में हम ये क्लासिफिकेशन याद करके, सपोज करिए कल आपका एग्जाम है, आपको मेन कंटेंट याद करना है कि इंट्रोडक्शन के लिए क्लासिफिकेशन याद करना इम्पॉसिबल है। तो कुछ चीजों की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ती है। ये दिखने में अच्छा लग रहा है कि मैंने क्लासिफिकेशन लिख के मैंने स्टार्ट किया, मगर जितना इसके लिए एनर्जी लगी है, जितना इसको याद किया है, उसके बाद इसको लिखने का कोशिश किया है, वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जब आप लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो आपको खुद एनालाइज करना है। या तो कुछ स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से होते हैं, स्पेशली 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं, जो पीएचडी ऑनर्स या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो जूलॉजी में है, उनके लिए क्लासिफिकेशन आसान होता है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहे हैं। मगर बायोटेक्नोलॉजी हो गए, मेडिकल साइंस के हो गए, वेटनरी के हो गए, जो अदर देन जूलॉजी मतलब जो बीएससी के नहीं है, उनके लिए क्लासिफिकेशन लिख पाना बहुत मुश्किल काम है। अब प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक का क्लासिफिकेशन रटने में जितना एनर्जी जाएगा, उससे ज्यादा बेटर है कि हम जो जूलॉजी का और पार्ट हम तैयार कर लें, ठीक है, उसमें ज्यादा एनर्जी दें। यहाँ पे हम कुछ और भी इंट्रोडक्शन में मोनोसिस्टिस के बारे में, उसका पैरासिटिक रिलेशन में, सिग्निफिकेंस में बारे में लिख सकते हैं, उसका जिस तरह से अडेप्टेशन है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। ये गलत और सही का सवाल नहीं है, सवाल यहाँ है कि इसको प्रिपेयर करने में जितना टाइम एनर्जी जाएगा, और आप अपने आप को एनालाइज करके देखिए, कल आपका एग्जाम है, आप लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस तैयार करोगे या बैठ के यहाँ पे आप तैयार करोगे इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें जीवन में सोचनी पड़ती हैं कि इसका कॉस्ट क्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है और इंट्रोडक्शन करना है, तो उसका मतलब आपको कॉस्ट सोचना पड़ेगा, क्योंकि और जितना स्पेस ये लेगा वो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन लिखते हैं तब भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें ये सिंगल होस्ट, सिंगल पैरासाइट होस्ट है इसका, या मतलब जो भी सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में तब भी लिखनी पड़ेगी। तो वो लिखना पड़ेगा, तो क्या आपके पास वो स्पेस बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसमें मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं इसका कॉस्ट जानता हूँ। अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में लिखने का कोशिश करते हैं तो इसका कॉस्ट अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप टाइम लिमिट में इसको खत्म कर रहे हैं, स्पेस को सही मैनेज कर पा रहे हैं, और आप इसकी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक का क्लासिफिकेशन तैयार करना बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से सोचिए। तो मैं आपसे लोग से पहले बोलूंगा कि पहले आप 90 जितना है क्लासिफिकेशन छोड़ के, अगर सिलेबस आपका खत्म हो जा रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं सर मेरा क्लासिफिकेशन के अलावा सारा सिलेबस खत्म हो गया और मेरा अच्छा कमांड हो गया, देन गो हेड फॉर द क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन के लिए जाइए। मगर ऐसा मत करिए कि क्लासिफिकेशन पहले खत्म कर रहे हैं, आपका प्रोटोजोआ में जो बाकी जो क्लासिफिकेशन मतलब बाकी जो पार्ट ऑफ टॉपिक है उसको आप नहीं डील कर रहे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली मेरे को ये बताइए कि आपने ये खत्म कर लिया है, मतलब प्रोटोजोआ खत्म हो गया, पॉलीफेरा खत्म हो गया, इसके जो थीम दिए गए हैं वो खत्म हो गए हैं या नहीं। अब उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मेरा सब कुछ खत्म हुआ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, देन गो हेड विद द क्लासिफिकेशन। मगर फर्स्ट स्टेप में क्लासिफिकेशन आपसे मैं मना करूंगा, क्योंकि आप जितना एनर्जी इसको मतलब रिटेन करने में और जिस तरह डिलीवर करने में लगाएंगे, उससे बेटर है कि इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे मोनोसिस्टिस और उसका पैरासिटिक अडेप्टेशन इन अर्थवॉर्म के रिलेशन में, तो आप उस पर ध्यान देना दीजिए, बजाय कि सारा जो कंसंट्रेशन है, सारी एनर्जी आपके क्लासिफिकेशन के लिखने में चली जाएगी।
तो गलत नहीं है लिखना, मगर क्या वो टाइम एनर्जी और जितना आपको मतलब जितना एनर्जी आपका जा रहा है उसके हिसाब से ये सही है या नहीं, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्पेशली ये नॉन बीएससी स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी नहीं किया है या और किसी फील्ड से है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है प्रोटोजोआ से मैनुअल तैयार करना। तो वो बेसिकली ध्यान रखें, क्योंकि बीएससी ऑनर्स वाले स्टूडेंट या बीएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट इन चीजों को क्या है कि वो उनके कॉलेज में बार बार पूछते हैं क्लासिफिकेशन, तो उनको याद होता है। हमारे लिए या मतलब किसी और स्टूडेंट के लिए ये जो मेडिकल बैकग्राउंड का है उनके लिए बहुत एक्टिव काम है। अब ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने बहुत ही क्लियरली लाइफ साइकिल के स्टेजेस बता दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। की स्टेज इन द लाइफ साइकिल, हाउ डी दिस स्टेज कंट्रीब्यूट टू पैरासिटिक रिलेशन विद द अर्थ फॉर्म। अब ये की स्टेजेस बताया इन द पोस्ट लाइफ साइकिल, इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड्स बाय द अर्थ। अब फिर ये प्रॉब्लम है by earthworm. Earthworm feeds on the soil and nutritious matter contain two seeds of the monocyst. Sporozoid maturation, ये नहीं हेडिंग और इसका कनेक्शन ये नहीं, या तो ब्लॉक डायग्राम बनेगा या तो फिर आपका या तो सेंटेंस बनेगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। ये पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर आपने यहाँ से फिर से एक नया डायरेक्शन दीजिए, या तो इसको पूरा ब्लॉक डायग्राम में ऐसे बना दीजिए, फिर ऐसे आप कर दीजिए, फिर आप ऐसे कर दीजिए। मगर ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सेंटेंस और मतलब आपकी ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये पूरा सेंटेंस एरो को डायरेक्ट कर रहा है या फिर ये सिर्फ ये वर्ड डायरेक्ट कर रहा है। तो आपको या तो पूरे इसको बॉक्स में करके फिर ऐसे करना है ताकि क्लियर मीनिंग तो निकले। यहाँ पे आपने पहले पूरा आपने हेडिंग लिखा, फिर एक वर्ड को आप हाईलाइट करके ये जो करने का कोशिश कर रहे हैं, ये बेटा नहीं क्लियर होता है, वहां पे कंफ्यूजन होगा और आप वहां पे लिख नहीं सकते। ये जहां से भी आपने आंसर लिखा है ये बेसिकली या तो जो आपका नोट्स है, ठीक है, उसी को एज सच कंप्लीट, उसी को या तो आप कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं या जहां से भी पढ़ रहे हैं ना उसको आप उसको स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो इसमें आप कंटेंट में कोई समस्या नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है कि मतलब एक जो ये एरिया, ये डायग्राम तक बिल्कुल ठीक है, इंजेक्शन भी ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये वाले एरिया में ये ना, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक वर्ड है उससे कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे एडल्ट कम इन द कंटेंट, या तो फिर इसको ब्लॉक में ऐसे करिए। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप ब्लॉक डायग्राम बना रहे हो या सेंटेंस बना रहे हो। आप ये दोनों का खिचड़ी नहीं बना सकते आप। ठीक है, इसका देखिए आंसर कैसे किया है। लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट एंड अर्थवर्म, a complex series of stages that illustrate its adaptation to parasitic lifestyle, survival, proliferation and successful transmission within the earth। अब इसमें क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ेंगे। तो पूछा है लाइफ साइकिल, हाउ डी दिस स्टेजेस, जो इसकी जो स्टेजेस हैं कंट्रीब्यूट करती पैरासिटिक रिलेशन विद द अर्थवर्म। ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड दिखेगा। मैं आप सारे स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं, जब लाइफ साइकिल आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे प्लाज्मोडियम हो, मोनोसिस्टिस हो, लीशमानिया हो, चाहे फैसियोला हेपेटिका हो, चाहे टीनिया सोलिटिक किसी का हो, तो चीज ध्यान से पढ़िएगा। इन सारी जो लाइफ स्टाइल है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या पर्टिकुलर होस्ट में एडेप्टिव उसका सिग्निफिकेंस है या उसका अप्रोच है। तो आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट करके आप उसमें लॉजिक आंसर देंगे। उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आपने उसका सही आंसर दिया। जिस तरह से पैरासिटिक अडेप्टेशन इन द फैसियोलोटिका टीनिया है, उसी तरह से अडेप्टेशन पैरासिटिक यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पैरासिटिक अडेप्टेशन है नहीं, बस आपके सिलेबस में नहीं लिखा। तो अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ है, आपने जो वहाँ हरियाणा में, उसमें देखा होगा कि वहां पे लीशमानिया और मोनोसिस्टिक का पैरासिटिक अडेप्टेशन पूछ दिया था। ठीक है, तो आपके में अगर एड ए शॉर्ट नोट अगर इस तरह से अगर आ जाता है और उसमें अगर नहीं लिखा तो आप वहां पे चकरा जाएंगे। तो आपका कंटेंट बेटर हो और उसमें लॉजिक
आपके लाइफ साइकिल में जो आप जो स्टेजेस दे रहे हैं उसमें एक लॉजिकल फ्लो हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उसमें क्या दें, एक अडेप्टेशन। ये मतलब ये जो इंसिस्टमेंट बन रहा है, ये जो इंसिस्टमेंट बन रहा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस तो होगा ना। उसके बाद इसका डिस्पर्जल हो रहा है, इसके बाद जो स्पोरोगोनी हो रही है, इसका कोई तो सिग्निफिकेंस है। इंसिस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको, वो हैड्स एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। स्पोरोगोनी का मतलब है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स को बना सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो कंडीशन है ये आपको बताना पड़ेगा। ये जो स्पोरोजॉइट्स है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका मूवमेंट का कैपेसिटी होता है, जिसके वजह से ये जाके पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो ये सारा क्या है, अडेप्टिव फीचर ही तो है आपका। ये आप अगर साइड में लिख लेते हैं तो एग्जाम ये जो इज स्टे कंट्रीब्यूट, ये आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग चेंज कर, लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस एंड कंट्रीब्यूशन इन पैरासिटिक रिलेशन विद अर्थ। हेडिंग को बस इतना एक्सटेंड और करना है, एक ही हेडिंग में आपका दोनों काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम में ही बता दे रहे हैं इंसिस्टमेंट का क्या काम है, स्पोरोगोनी का क्या काम है, और ये जो स्पोरोजाइट्स का किस तरह से सिग्निफिकेंस है इसमें। ठीक है, की स्टेशन इंजेक्शन हो गया, स्पोरोजाइट्स हो गया, सेमिनल फ्लूइड हो गया, ग्रोज इन स्वाइन फ्रॉम मैच्योर सिंजी, टू एडल्ट्स आर इन कांटेक्ट, इंसिस्टमेंट, डिफरेंट आउटर लेयर्स। अब इस ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने क्या किया है, ये एरो बना है, फिर ये बन रहा है और फिर ये आ रहा है। मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इनसे इसका रिलेशन क्या सूर करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल है, वो इसके बाद एक आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको या तो ये डायग्राम में शो करना है या प्रॉपर एक स्टेप वाइज ही बनाते चले जाना है कि इंजेक्शन हो रहा है, फिर आपने बनाया ये स्पोरोजाइट मैचुरेशन, फिर आपने सिंजी बनाया। तो ये या तो आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे या तो ये वाला कार्यक्रम आप नहीं कर सकते, या सेंटेंस बनाइए प्रॉपर या प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम बनेगा। ये जो टेक्निक ये कंफ्यूज करता है आपको पढ़ते समय कि इसका सेंस कहाँ जा रहा है, इसका सेंस कहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, स्टूडेंट के पास सब कुछ है, कंट्रीब्यूशन स्टेज, स्पोरोजाइल हाईली रेजिस्टेंट टू एनवायरनमेंट कंडीशन, व्हेन इन अर्थमॉन गट पीएच चेंज। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, स्पोरोसाइट रिलीज फीड ऑन द सेमिनल वेसिकल फ्लूइड ऑन रिलीज फर्टली। कंटेंट की कोई कमी नहीं है इस स्टूडेंट के पास, बट समस्या क्या है, एक स्ट्रक्चर वे में, कीवर्ड में, कम वर्ड में क्लियरिटी नहीं है अभी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको सिंप्लीफाई करना है। लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिन एंड इट्स पैरासिटिक अडेप्टेशन विद अर्थवॉर्म, ये आपका हो गया। एडल्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ oocysts इन अर्थवॉर्म। इंसिस्टमेंट हो गया, यहाँ पे आप पैरासिटिक अडेप्टेशन जो हो रहा है वहां पे आप लिखेंगे। ये आपसे चाहे एग्जाम में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए तब भी लिख के आना है। ये आपको शो करता है कि आप एक लॉजिकल स्टूडेंट हैं, आपका जो अप्रोच है वो एक सिग्निफिकेंस पर्पस में किस तरह से जो एनिमल है उसे अडेप्ट कर रहा है। ये सारी चीजें ये आपका एबिलिटी दिखाता है, वेल रीड स्टूडेंट की क्वालिटी दिखाता है। ये आप वो स्टूडेंट नहीं है जिसने लाइफ साइकिल रट लिया है और बस उसको कुछ नहीं पता है कि उसका क्या एनवायरनमेंट से रिलेशन है, क्या पैरासिटिक से अडेप्टेशन रिलेशन है। रिलीज इन द एनवायरनमेंट, न्यू अर्थवॉर्म इंजेस सॉइल कंटेमिनेटेड। ठीक है, अब आ गया ये, उसके बाद गैमीट पेयरिंग, जाइगोट स्टेप डेवलपिंग, ये सारा। तो यहाँ पे जो भी साइड में पैरासिटिक अडेप्टेशन है, चाहे स्पोरोजॉइट्स का हो, चाहे ये जो स्पोरोजॉइट्स के स्ट्रक्चर का आपका हो, ये सारा साइड में लिख देंगे। और हेडिंग जो है आपका है यहाँ पे लाइफ साइकिल एंड इट्स पैरासिटिक रिलेशनशिप विद अर्थवॉर्म, समझे ना। तो ये चाहे एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, आपको इस तरह से आंसर आपका लिखना है कि लाइफ साइकिल एज वेल एज इसका पैरासिटिक जो अडेप्टेशन है वो आप साइड में ही लग सके। तो दोनों अप्रोच है साइकिल बनाने का, ये इस तरह से जिस तरह से स्टूडेंट ने बनाया है, एक तरह ये भी है। इस अप्रोच में एक फायदा क्या है, ये इस अप्रोच में फायदा क्या होता है कि एक साइड डायग्राम चलता है, एडल्ट डायग्राम, और उसके साइड में ही लिखना पॉसिबल है। उस वाले जो अप्रोच है जो सर्कल वाले, उसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप जब आप सपोज करिए यहाँ पे आपने सपोज करिए ये वाला साइकिल बना दिया, जब गोल वाला,
तो आप जब इधर लिख रहे होते हैं ना स्टेजेस में, तो आपको बार बार ये पन्ना पलट के देखना पड़ता है कि हमने इस डायग्राम में क्या क्या किया है। तो ये बार बार आपको यहाँ पे पन्ना पलट के देखना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि आपका टाइम भी जाता है और ये डायग्राम और जो कंटेंट के बीच में उतना सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए ये वाला भी अप्रोच आप देख सकते हैं, आपको सुटेबल लगता है तो ये वाला भी अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें साइकिल आप स्टेप वाइज मैनर में बनाएंगे। उससे क्या होगा कि आप इजीली चीजों को इसके साइड में लिख सकेंगे। जो भी आपको कंटेंट लिखना है यहाँ साइड में लिखते चले जाएंगे। यहाँ चाहे पैरासिटिक अडेप्टेशन का हो या चाहे उसके रिलेशन का हो अर्थवॉर्म से या इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन से, कोई भी चीजें हो वो सब आप यहाँ पे साइड में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो कंटेंट है वो दोनों डायग्राम और कंटेंट, अब सपोज करिए स्पोरोजोइट्स क्या होता है या डेलन, ये आपको यही लिख देंगे। वहीं अदरवाइज आपको दूसरे पन्ने में जाके अलग से हेडिंग बनानी पड़ती, तो वो एक अलग कमरसम का काम था। ठीक है, अब आइए क्या है, एक्सप्लेन द इंडोमैक्सिस इन अर्थवॉर्म। इसमें इस स्टूडेंट का अप्रोच ठीक है, मगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे तो इंडोमैक्सिस क्या होती है ये पूरा कहीं भी पूरे आंसर में इसमें स्टूडेंट ने बताया ही नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इंडोमैक्सिस क्या होता है, जनरली प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेसुअली बाय सम टाइम एंडोगोलो सेक्सुअली टू। व्हाट इज द मीनिंग, इंडोमैक्सिस क्या होता है ये पूरे आंसर में नहीं है। मैक्रोमोलिकुलर डिजनरेशन ये सारा स्टेप बता दिया है, मगर क्या होता है इंडोमैक्सिस नहीं बताया है। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स है, म्यूटेशन accumulate due to sexual reproduction, इंडोमैक्सिस लेड टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जो इतना एरो 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 करा के किया है, इतना ज्यादा सेंटेंस की जरूरत नहीं है, छोटे से आप साइज में आप लिख सकते हैं। रिप्लेस आपको ये कंसाइज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट है इसमें, मतलब आपको कंटेंट नहीं कम करना है, आपको अप्रोच करना है कि कितने कंसाइज वर्ड में ब्लॉक डायग्राम इन सब का कर सकते हैं। मगर ये आप सेंटेंस, ये जो आपका अप्रोच है, मतलब आपको या तो सेंटेंस का इस्तेमाल करना है या ब्लॉक डायग्राम का। सेंटेंस और ब्लॉक डायग्राम में अगर इस तरह से करेंगे ना तो क्लियरिटी नहीं होगा और कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम जब कॉपी चेक करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है, क्लियरिटी नहीं होता है कि स्टूडेंट कहना क्या चाह रहा है। अब आगे की कॉपी क्या है, व्हाट आर द मैकेनिज्म बिहाइंड द स्यूडोपोडियल मूवमेंट इन एमोबॉइड प्रोटोजोआ। अब स्यूडोपोडिया का मूवमेंट के बारे में पूछा है, हाउ डीज स्ट्रक्चर फैसिलिटेट सेलुलर मोबिलिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ये एडिशनल फैक्ट है। मेन आपका क्या है, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ के बारे में बात कर रहा है, वो भी स्यूडोपोडियल मूवमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके बार बार आपके इसमें क्वेश्चंस में मतलब रिपीट होता है पीवाईक्यू में। मगर अब ध्यान देने की बात है, आप जब भी लिखने जाओगे तो सॉल्व-जेल थ्योरी के बारे में लिख के आओगे। आप खुद सोच के देखो कि सॉल्व-जेल थ्योरी जब आई थी, क्या अभी तक उसके बारे में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होगा? ये सॉल्व-जेल थ्योरी के बाद कोई थ्योरी आई है नहीं। जब डायरेक्टली पूछ देता है सॉल्व-जेल थ्योरी अलग बात है, क्या मतलब आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है कि उसके अलावा हाई स्टैंडर्ड कंटेंट नहीं लिखना है? और अगर सॉल्व-जेल थ्योरी भी डायरेक्टली पूछता है तो क्या जो रीसेंट रिसर्च है या रीसेंट जो थ्योरी है, क्या उसको आपस में रिलेट करने से किसी ने रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब ये फिर क्लासिफिकेशन लिखा, ये स्टूडेंट को अपने से समझना पड़ेगा कि क्या उसका सिलेबस खत्म हो गया है, क्या कितना टाइम कॉस्ट इसको याद करने में, इसको डिलीवर करने में जा रहा है। ये आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं कि सही गलत सिर्फ आपके कंडीशन पे, आपके नजरिए से होगी, ये गलत नहीं है, मगर क्या आप ये कर पाएंगे, पॉसिबल ये है। मतलब प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक का क्लासिफिकेशन आप रटले भी लेंगे और आप इंट्रोडक्शन में इसको लिख भी लेंगे, तो इस चीजों को आपको सोचना पड़ेगा, बजाय कि इसको आप कोई और इनोवेटिव तरीका आप निकालें जहां से इंट्रोडक्शन आप आए और मेन जो की डिमांड है क्वेश्चन की उस पे ज्यादा ध्यान दें। मतलब ये जो एफर्ट जितना किया है, अगर इतना एफर्ट आप स्यूडोपोडियल मूवमेंट के कंटेंट इंप्रूवमेंट में दे देंगे ना, तो ज्यादा मार्क्स आ जाएगा बजाय कि ये क्लासिफिकेशन लिखने से। ठीक है, ये आपका ब्यूटिफिकेशन है बट रियल चीज नहीं है ये। अब आप लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, ये कौन कौन से टाइप होते हैं, फ्लैजेलल, सीलियम, ये है। अगर क्वेश्चन पूछा क्या है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया लिखना, क्या क्या है, कैसे हो रहा है, बट ये चीज आप नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान देना होगा जब आप लिख रहे हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट,
तो पहला स्टेप कुछ हो रहा होगा, सेकंड स्टेप कुछ हो रहा होगा, थर्ड कुछ हो रहा होगा, फोर्थ कुछ हो रहा होगा, फिफ्थ कुछ और हो रहा है। इनको हेडिंग एंड सब हेडिंग बनाइए। जैसे आप स्यूडोपोडियल मूवमेंट है, सबसे पहले क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ स्यूडोपोडिया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जेल एंड सॉल, जेल बनता है, सॉल बनता है, उसके बारे में बताइए। फिर किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म, उसके फ्लो के बारे में बताइए। फिर लास्ट में उसका किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होके वो फिर से रिट्रैक्ट करता है, उसके बारे में बताइए। तो ये जब स्टेप वाइज और करेक्ट सीक्वेंस में बताते हैं तो आपका एक लॉजिकल फ्लो होता है आंसर। स्टूडेंट ने सब कुछ बताया है, ठीक है, मगर प्रॉब्लम वही है कि कहाँ कब कहाँ क्या कैसे है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। आप इस आंसर को हमने पढ़ा हुआ है तो हम बता रहे हैं कि आपको पूरा एक हेडिंग एंड सब हेडिंग में ब्रेक करना है ताकि आंसर में दिखे कि कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है मुझे नहीं पता, मगर आपको उसके लिए सिंप्लीफाई करना है। और जो स्टूडेंट सिंप्लीफाई लिख के आता है उसका सीधा सा मतलब वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कंटेंट है, सब कुछ है। आप मेरे से झगड़ा कर सकते हैं कि इसमें सब कुछ तो चल मैंने लिखा है, बट आपको मार्क्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको पहली चीज तो इस तरह के आंसर अगर आपने लिखना स्टार्ट किया तो 19 आउट ऑफ 19 क्वेश्चन हार्डली यू कैन अटेम्प्ट 12 to 14। इतना अगर आपने लिखने का कोशिश किया एग्जाम में तो ये बात आप समझ लीजिए कि 12 to 14 से 5 to 6 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू स्किप दिस वन। ये पॉसिबल नहीं है। अब ये यहाँ पे कोई हेडिंग और सब हेडिंग नहीं है, मतलब एक स्ट्रक्चर इस आंसर का गैप है। मतलब अगर ये जो आपका मूवमेंट है स्यूडोपोडियल मूवमेंट, एक स्टेप वाइज ही तो हो रहा होगा ना, सब कुछ एक साथ तो नहीं हो रहा होगा। तो उन स्टेप को अगर आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो आप आसानी से इसका मतलब इसका आंसर ज्यादा बेटर वे में लिख सकेंगे, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसमें कैसे करना है। अब एक स्यूडोपोडियल का जो मूवमेंट का है, सबसे पहले सॉल्जल थ्योरी आई थी, उसके बाद गोल्डएकर की फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी आई थी एक्टिन फिलामेंट की। तो आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन जो क्या कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं सॉल्जल थ्योरी और ये जो रिसेंट जो है एक्टिन फिलामेंट का जो डिस्कवरी या उसकी फोल्डिंग से रिलेटेड है, उससे आप बता सकते हैं कि किस तरह से ये फोल्डिंग एंड फोल्डिंग थ्योरी एडवांस एक्सप्लेनेशन करता है। सॉल्जल थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसके हायर मतलब उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से वो जेल बन रहा है, किस तरह से सॉल्व बन रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब स्टेप वाइज मतलब आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया में क्या है, टेम्परेरी क्या क्या हो रहा है ये बता रहा है। यहाँ स्यूडोपोडिया जब बनता है तो वहां पे क्या एक्टिन फ्री होते हैं, मतलब जहां पे हेलिन बनता है यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट फ्री होंगे, ठीक है। फिर इसका धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन होगा। तो इसलिए क्या होगा, एक्टोप्लाज्म जो होगा वो जेल के फॉर्म में होगा, वो कंपैरेटिवली हार्ड होता है। जबकि आपका ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ एक्टिन हुआ होता है, तो ये क्या होता है, कंपैरेटिवली लिक्विड होता है और यहाँ पे फ्लो होता है ये इस डायरेक्शन में। आप क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया के बारे में बताया और बताया कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। फिर एडेशन एंड एंकरिंग एज द स्यूडोपोडिया एक्सटेंड इज अधेस्ड टू सबस्ट्रेट वाया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो ये जो आपका ये स्यूडोपोडिया हो किसी सबस्ट्रेट से अटैच करेगा। अटैच करने के लिए कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत होती है, ये अधेशन मॉलिक्यूल और इंटीग्रेट की जरूरत होगी। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक फ्लो होगा। तो ये साइटोप्लाज्मिक फ्लो आप दिखाएंगे यहाँ पे कैसे हो रहा है। ये आपका एक्टोप्लाज्म है, यहाँ पे जेल के फॉर्म में, यहाँ पे जेल लिखिए आप, ठीक है। तो ये जब आप स्टेप वाइज, फिर एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन एंड द पोस्टीरियर एंड में होता है। तो जो आपका बैकवर्ड एंड होता है वहां पे एक्टिन अपने रेगुलेटरी प्रोटीन से छूटता है और मायोसिन से इंटरेक्शन करता है कैल्शियम की प्रेजेंस में और कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कराने की वजह से जो फ्लो है वो फ्रंट की तरफ जाता है और जो आपका स्यूडोपोडिया है वो मूवमेंट करता है। इसके साथ साथ कुछ जो रेगुलेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्शन डायनेमिक्स और प्रोटीन के जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये आपका स्टेप वाइज आंसर है। इस तरीके से लिखने में क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लियर होता है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो आंसर है इस स्टूडेंट ने किया सब कुछ है, बट अब इसको समझने के लिए अगर एग्जामिनर अगर आप ही हैं ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या लिखा है,
ठीक है, और ये कोई ढूंढना नहीं जाता, ठीक है। इसका सीधा मतलब निकलता है कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका जो नॉलेज है वो क्लियर कट स्पेसिफिक नहीं है, सीधा मतलब है उसमें मार्क्स देने और ना देने की बात नहीं है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑफ सेलुलर मोटिलिटी, ये बहुत सिंपल सा काम है। अब जैसे ही आप देखेंगे केमिकल इंटरेक्शन पे मूवमेंट होता है, मैकेनिकल इंटरेक्शन पे होगा, थ्रेड पे होगा, फैगोसिटिस पे होगा, कीमोटैक्सिस, मैकेनिकल इंटरेक्शन, ये सिंपल सा काम है किस तरह से सूडोपोडिया इसका मूवमेंट करता है। तो आपको जो ये आपने प्रिपेयर किया हुआ है सूडोपोडियल मूवमेंट, वो एडवांस एक्टिव फिलामेंट और उसके करेंगे, क्योंकि अभी आपने फिर से देखा होगा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम में, वो भी इसका जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें एक्टिन और मायोसिन बेसिकली उस लेवल की जो थ्योरी है उस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप हायर एंड का नॉलेज वहां पे लिख नहीं सकते, आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है। What ways the study of symmetry as a contributor to development of development biology and evolutionary process। अब इसमें क्या है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बस इतना पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये जो एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल है या बायरेडियल है, इन सबको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। बजाय कि इसके आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी से कनेक्ट करना है। स्टडी ऑफ सिमेट्री कंट्रीब्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब ध्यान से सीखिए, अभी आपको मुझे बताते हैं। अब आप सिमेट्री को लीजिए ध्यान से। आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या है? टेराटोजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन, एक्सिस फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजर, डेवलपमेंट जीन, पैटर्न फॉर्मिंग जीन, आई एंड हर्ट डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में, ठीक है। अब एक ध्यान से बात करते हैं टेराटोजेनेसिस। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब कंसीव करती है, तो उसका आपने ध्यान दिया होगा 6 वीक में अल्ट्रासाउंड होता है। जब अल्ट्रासाउंड होता है, जो फीटस जो बन रहा होता है उसकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री होगी, वो ओवल है, स्फेरिकल है, या जैसा भी है, वो उस टाइम पीरियड में उसकी एक पर्टिकुलर सिमेट्री होगी। अगर अल्ट्रासाउंड में वो सिमेट्री सही शो कर रही है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। इसलिए आप जब देखेंगे ना, तो पूरे जो 9th वीक का या 36 वीक का जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसमें बार बार अल्ट्रासाउंड चेक होता है। तो उसका पर्पस ये होता है कि हर मतलब एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर ऑर्गन का, 6 वीक में हार्ट का बनना होता है, बाकी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। उसमें क्या देखा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड से ये चेक करते हैं जो सिमेट्रिकल वे में फीटस का डेवलपमेंट है या नहीं है, ठीक है। जो उसके ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, ये बाकी जो बॉडी है उसका सही डेवलपमेंट है या नहीं है। अगर कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट आता है, ठीक है, फर्दर टेस्ट होते हैं, या जो भी उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा ये अलग मैटर ऑफ क्वेश्चन है। मगर आपका इस अंडरस्टैंडिंग की बात ये है, सिमेट्री एक क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट से इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, हम उसको जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर नहीं सही है तो मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका डिसीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से गैस्ट्रुलेशन में आप अगर देखोगे तो सिमेट्री से ये पता चलता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट बायोलॉजी है, किस स्टेप से गुजर के जाता है, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रुलेशन होता है वो पर्टिकुलर सिमेट्री में ही हो रहा होगा। अगर वो सही से नहीं होगा तो एक्सिस फॉर्मेशन सही से नहीं होगा। अल्टीमेटली जो आपका बनेगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो अगर गड़बड़ हो जाएगा तो अल्टीमेटली मतलब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका पूरा ही स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा।
उसी तरह से एक्सिस फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजर, डेवलपमेंट, जीन पैटर्न फॉर्मिंग, जीन या इन सब को अगर देखेंगे तो सिमेट्रिकल है कि और इस तरह से बॉडी इवॉल्व हुई है डेवलपमेंट में कि इस तरह से इंटीग्रेट करके हुआ है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर सिमेट्री में जाके वो डेवलप होगा। बाइलेटरल सिमेट्री को आने के लिए ये जो सारे स्टेजेस हैं वो ये बताते हैं कि कौन कौन से फेज में होके जाएंगे और अल्टीमेटली कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। उसी तरह से इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में देखेंगे तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के सिमेट्री शो करते हैं, उसको एक ही ब्लॉक मतलब एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी है। इवोल्यूशनरी का मतलब ये भी है कि किस तरह से डेवलपमेंट, फिश, एम्फीबिया, इन सब में आपस में कनेक्शन कैसा है, ये भी सिमेट्री आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से शो करता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपिंग स्टेज इन एरिया हैव शोन दैट जीन कंट्रोलिंग एक्सिस फॉर्मेशन होमोलॉगस टू दोज स्टेबलाइजिंग द इंटीरियर प्रोसेस। ये फिर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे आया, फिर ये इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। फिर सजेस्ट द डीप इवोल्यूशनरी लिंक विद रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री, आइडेंटिफाइंग द कोर डेवलपमेंट इन हॉक्स जीन। अगर आप ह्यूमन में देखेंगे या ड्रोसोफिला में, तो ये किस तरह से काम करता है, ये आपको बताता है कि सिमेट्री कैसे डेवलप हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। सिग्नलिंग पाथवे जक्स्टा करके होगा और जक्स्टा ग्लोबुलर जेक्स करके होता है, वो भी सिग्नलिंग में काम आता है। फाइलोजेनेटिक फ्रेमवर्क रिवीलिंग होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री। तो ये अगर आपके क्वेश्चन सपोज करिए इस तरह का क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आप में आएगा नहीं, मगर जब आपका क्वेश्चन आता है सपोज करिए राइट शॉर्ट नोट ऑन सिमेट्री, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप लिखेंगे, यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे स्फेरिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट होगा शॉर्ट में, वो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जब आप बताएंगे तो आपके पास ऐसे होना चाहिए ना कि आपके पास बताने के लिए एक आपसे बात कर लिया था हमने, क्या एडेप्टिव पर्पस से बात किया था, किस तरह से इसके डेवलप होने की वजह से किस तरह से ऑर्गेनिज्म हुआ, उसका फिर एक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में बात हो गया। तीसरा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, उसके बाद अलग अलग एक दो पॉइंट और आ जाएंगे। इस तरह से आपका सिमेट्री का कंटेंट होगा। तो ये जो सिग्निफिकेंस अगर आप इस तरह का जो कंटेंट अगर लिख के आते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे आइए क्या है, अब देखिए व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम साइकिल, हाउ डज द पैरासाइट अडैप्ट इंटरैक्ट विद बोथ मॉस्किटो एंड मैकेनिक। फिर ये आप खुद से आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कुछ गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि आप इसमें जितना टाइम दे रहे हैं वो जस्टिफाई है या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। वो 10 नंबर के लिए आप जितना एफर्ट करेंगे, और ये जो आप करने का कोशिश कर रहे हैं, इतना टाइम और स्पेस एग्जाम में होता नहीं है कि आप ये जाके वहां पे लिख देंगे हर आंसर। ठीक है, एक आंसर में आप हो सकता है एग्जाम में लिख दें, मगर अगर आप सोच रहे हैं कि हर आंसर जो आपका एनिमल डाइवर्सिटी से होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन कर लिख दें, तो ये सब हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब इस ध्यान से दीजिए, इसने स्टूडेंट ने डायरेक्टली लाइफ ऑफ साइकिल प्लाज्मोडियम स्टार्ट कर दिया। अब ये कौन सी साइकिल है, ह्यूमन में हो रही है या मॉस्किटो में हो रही है, ये कौन सा क्या है, ये कुछ भी हेडिंग में यहाँ क्लियर नहीं है। क्लियरली स्टार्ट कर दिया, ये छोटा सा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है कुछ भी क्लियर नहीं। आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग में तोड़ के करना है, क्योंकि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल इतने बड़े स्पेस में बन नहीं पाएगा। अगर आप बनाने का कोशिश करेंगे एरर ज्यादा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आप जो इंफॉर्मेशन जितनी आपको देनी चाहिए वो इतना आएगा नहीं। उसके आगे चलें, इन्फेक्शन बाय फिलोसिनोसिस मॉस्किटो। इस आंसर में फिर स्ट्रक्चरिंग का इशू है। ठीक है, अब आगे देखिए करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफस्टाइल। अब देखिए, अब लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का पढ़ते हैं तो बेसिकली उसकी जब अंडरस्टैंडिंग होगा लाइफ साइकिल का, तो आप उससे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कब ब्रीडिंग पीरियड होता है, कब उसका हाइबरनेशन पीरियड होगा, कब हमें मार्केट में मतलब, और उससे लाइफ साइकिल से किस स्टेज में हम ब्लड में आता है, लीवर में आता है। तो जो डिजीज है या जो ड्रग है उसका डेवलपमेंट के बारे में आप उसको प्लान कर सकते हैं। और अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस कैसे देनी है, ये सब तभी तो आप दे पाएंगे जब किसी ऑर्गेनिज्म का आपका
लाइफ स्टाइल, मूवमेंट, ट्रांसमिशन, ये सब आपके बारे में पता हो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है आपका लाइफ साइकिल, वो ये मदद करता है कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट की डिस्कवरी करें, उसका प्रिवेंशन के बारे में हम मेथड को डिस्कवर करें, या फिर पब्लिक को किस तरह से अवेयर करें कि कब कब क्या क्या होता है। तो जो आपका सिग्निफिकेंस है लाइफ साइकिल का पढ़ने का, वो ये है। तो प्लाज्मोडियम में 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल होती है जो इतने स्टेजेस से होके जाती है, और मॉस्किटो में एक सेक्सुअल साइकिल होती है, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होती है। अब आपने क्या किया, ह्यूमन वाला बताना स्टार्ट कर दिया। स्पोरोजोइट स्टेज, शेप ऑफ इट्स मूवमेंट इज क्रूशियल टू रीच ए लीवर सेल, ये अडैप्टेशन के बारे में बता रहे हैं। लीवर साइकोजेनी, एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मीरोजोइट्स। ये आपका हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे लीवर साइजोगोनी वाला। ये जो डायग्राम आप बुक में जाएंगे ना, तो ये इस स्टेज का डायग्राम बना हुआ है, किस तरह से मीरोजोइट से आगे इसका प्रोग्रेशन होता है, इसका डायग्राम बना के यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे। फिर एर्थ्रोसिटिक साइकिल के बारे में लिखा, और फिर इसका ये डायग्राम बन गया। अब उसके बाद क्या आता है, सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो, इसके की फीचर्स आपने यहाँ पे लिखे, उसका एक डायग्राम बनाया, और उसके बाद आप प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सारा लिख देंगे, कहानी खत्म। इस तरह से अपने आंसर को सिंप्लीफाई करने का कोशिश कीजिए। ये आंसर में मैं ये चीज को बिल्कुल जानता हूँ, इस आंसर को पढ़ने जाएंगे सब कुछ होगा, बट समस्या है कि एक जो लॉजिकल फ्लो होना चाहिए और लिखने में कंसाइज अप्रोच होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड में होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से जब आप पढ़ने जाते हैं ना, तो अपने आप से इरिटेशन लगने लगता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कंसाइज करना पड़ेगा, लिमिटेड वर्ड में करना पड़ेगा। आपने मेहनत बहुत की है इस स्टूडेंट ने, बट प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, समराइज नहीं है, कंसाइज नहीं है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए। अब आप जैसे अगर ये एर्थ्रोसिटिक अलग से अलग, प्लाज्मोडियम का स्पेशली साइकिल को अलग अलग भागों में ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि लीवर साइजोगेनी अलग पूछता है, एर्थ्रोसिटिक का साइकिल अलग पूछेगा, कभी वो ह्यूमन में साइकिल पूछेगा, और सेक्सुअल साइकिल आपका मॉस्किटो में पूछेगा। तो आजकल ऐसा भी होने लगा है कि अलग अलग पार्ट पूछने लगे। ठीक है, और पार्ट आपका प्रिपेयर करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मोडियम की साइकिल बहुत बड़ी है। अगर आप उसको पूरा साइकिल आप अगर प्रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, तो एक पेज में आएगा नहीं, एक पेज में आएगा नहीं, तो आप फिर जो आपका कंटेंट है और जो डायग्राम के उसके बीच में इंटर रिलेशन आएगा नहीं, और एरर होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप इसको साइकिल को पार्ट में फ्रैगमेंट कर दें, बुक में भी ऐसे ही दिया होगा। और साथ में क्या करें कि इसके जो अडेप्टेटिव फीचर्स हैं, चाहिए स्पूफर डॉट का क्या काम है, हिम ज्वाइन का क्या काम है, इसी डायग्राम के साइड में लिखने का प्रैक्टिस करिए आप। ये जो एर्थ्रोसिटिक साइकिल इतना ही लिखना है, बाकी सब डायग्राम छोटा बनाइए और सब साइड में लिखने की आदत है। ठीक है, ये आपका हो गया प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अब आगे कौन सा है, इस तरह से आपको पूरा लगभग आइडिया लग गया होगा कि हमें आंसर कैसे देना है। ठीक है, ये भी प्रोटोस्टोम, ड्यूटोस्टोम आंसर सब कुछ है, बट इतना कंटेंट और ये सब फिर यहाँ पे नहीं हो सकता। ये क्लीवेज पैटर्न का हेडिंग डालने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको फिर समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो इस कॉपी को देख के एक आइडिया आपको लग गया होगा कि आंसर में बहुत ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना होता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितना कंसाइज करना है और कितना हेडिंग एंड सब हेडिंग में आपको रखना है, कि जब एग्जाम हॉल में इंटर करेंगे ना, तो आपको सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग याद आता है, और उस हेडिंग और सब हेडिंग में आपने कितना लिख पाएंगे, कितना क्या कर पाएंगे, ये आपके रिवीजन पे डिपेंड करता है। तो आप रिवीजन अच्छे से करिए, हर टॉपिक को हेडिंग एंड सब हेडिंग में ब्रेक डाउन करके रखिए, तब जाके जो आप अक्सर सुनते हैं ना, टॉपर्स का 50 पन्ने का नोट्स होता है, 60 पन्ने का नोट्स होता है, तो उस नोट्स में ऐसे नहीं बनता, आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। सपोज करिए रेडियल सिमेट्री और ये बायलेटरल का मुझे नोट्स बनाना है, मुझे तो आधे पन्ने भी नहीं लगेगा ना, यहाँ तक में मेरा नोट्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने की पॉइंट्स लिखने, ये कहानी तो हमको वैसे ही इतनी बार पढ़ लिया होता है, आपने बुक से पढ़ लिया या जहां से भी पढ़ा है, इतना पढ़ने के बाद ये कंटेंट आपको याद रहता है। बस आपने स्ट्रक्चर आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, सिमेट्री, उसका बॉडी प्लान, सिफिलाइजेशन, उसका जो एक्टोडर्म या मेसोडर्म वाला जो पॉइंट होगा, ये सब बस इतना सा लिखते हैं आप। इसी बेसिस में चाहे वो शॉर्ट नोट्स पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे या सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव में पूछे, ये सारा आप क्या इसी में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंसाइज नोट बनता है, मगर ऐसे नहीं बनता कि आप ये पूरी कहानी लिख लेंगे वो आपका नोट्स होता है।
तो बेसिकली ये है नोट्स बनता है ये है नोट्स, इसे बोलते हैं नोट्स। ये एक पन्ने से ज्यादा का नोट्स नहीं है, सॉरी, ये एक पन्ने से ज्यादा का नोट्स नहीं है। तो इस तरह से आपको कंसाइज नोट्स बनाना है, आंसर हेडिंग एंड सब हेडिंग में करना है, जहां सुटेबल डायग्राम हो उसी साइड में लिखना है आपको। तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद आपको ये कॉपी यहीं पे खत्म करते हैं। एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। आपको कम वर्ड में लिखना है और फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल करके लिखना है, और जितना हो सके आंसर को उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में करके आंसर देना है, और एक लॉजिकल फ्लो बना के रखना है। आप रैंडम लिखेंगे तो काम नहीं होगा। सेंटेंस और ब्लॉक डायग्राम में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेंटेंस को इस तरह से कनेक्ट करके लिखते जाएंगे तो मतलब उसमें कंफ्यूज करता है। जब आप खुद की कॉपी पढ़ने जाएंगे या आप दूसरे को कॉपी देंगे ना, तो कंफ्यूजन होता है कि ये स्टूडेंट का मतलब इस एरो से क्या है, या पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। तो ये सारा चीजें होती है। जिसको स्टूडेंट को हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है हमारे वेबसाइट से, या हमारा जो कॉल नंबर है उससे आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।